नमस्कार, स्वागत है आपका पियो भारत पर और आपके साथ मैं हूँ अर्पिता। तो आज बात करेंगे हम बिहार की एक ऐसी विधानसभा सीट की जो बहुत चर्चाओं में रहती है। जी हाँ, चर्चाओं में रहती है शिवहर विधानसभा की सीट और मौजूदा यहाँ से जो विधायक हैं वो चेतन आनंद है। जी हाँ, और इस बार 2025 में कौन यहाँ से विधायक बनेगा? क्या चेतन आनंद रिपीट करेंगे या फिर किसी और को ये सीट मिल जाएगी? कौन-कौन उम्मीदवार होने वाला है, यहाँ का जातिगत समीकरण क्या है, सब कुछ आपको बताएँगे। हमारे साथ शिवहर विधानसभा सीट का एक-एक आंकड़ा लेकर, यहाँ के सारे समीकरण लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप झा, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका पीओ भारत पर बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका भी और दर्शकों का भी बहुत स्वागत है। सर देखिए, चुनावी चर्चा बहुत तेज हो चुकी है। अगर हम शिवहर की बात करें तो सबसे पहले ये बताइए कि शिवहर में कौन-कौन दावेदार है? राजद की तरफ से, जदयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से फाइनल कैंडिडेट कौन हो सकते हैं? किनके नामों की चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम माने अभी वर्तमान समीकरण को देखें तो वहां से चेतन आनंद जो कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन वर्तमान में वो उनका समर्थन जो है जदयू के साथ है। तो एक सामान्य सा एक अनुमान कहता है कि जदयू जो है, चूंकि आनंद मोहन काफी नीतीश कुमार के समर्थन में वोकल है, तो ऐसा लगता है कि चेतन आनंद तो एक उम्मीदवार होंगे। लेकिन इस बात पे पक्के तौर पे अभी नहीं कहा जा सकता कि चेतन आनंद ही होंगे, क्योंकि आनंद मोहन एक ऐसा चरित्र है जो कि छने रुष्टा और छने तुष्टा वाली स्थिति होती है। ठीक है, कब वो किस पे गुस्सा जाए और कब दल बदल कर ले, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। हो सकता है कि नामांकन से एक दिन पहले भी यदि जदयू वहां से टिकट न दे चेतन आनंद को, तो आनंद मोहन पार्टी बदल लेंगे। ठीक है, चेतन आनंद बिल्कुल। पार्टी बदल लेंगे, इस बात पे कहीं कोई शक नहीं है। तो एक कौन तो है जो चेतन आनंद वहां से उम्मीदवार होने की संभावना है। दूसरा, अगर जदयू उम्मीदवार बदलती है वहां से, तो फिर वहां से मोहम्मद सरफुद्दीन जो पिछले चुनाव में रनर अप रहे हैं, उसके अलावे पिछले उससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव के विजेता रहे हैं मोहम्मद सरफुद्दीन, और 2015 में चेतन आनंद की माताजी जो अभी शिवहर की सांसद है, उन्हीं को वो 400 कुछ वोट से वो चुनाव हराया था उन्होंने। ठीक है, तो अगर जदयू उम्मीदवार बदलने की स्थिति में होगी, हो सकता है ऐसा भी कि चेतन आनंद को किसी दूसरे विधानसभा सीट से जदयू उम्मीदवार बनाए। तो वैसी परिस्थिति में जो है अब मोहम्मद सरफुद्दीन उम्मीदवार हो सकते हैं। तीसरा एक और परिस्थिति बनता है, तीसरा परिस्थिति यह बनता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीती हुई सीट जदयू को दी थी, आपको पता है कि शिवहर से 2019 के लोकसभा चुनाव में रमा देवी जीती थी, बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीट जो है जदयू को दे दी और जदयू से लवली आनंद चुनाव जीतकर सांसद बन गई। तो ऐसा अगर कहीं कंपनसेट करने के लिए बीजेपी ने वो सीट पर दावा ठोका, तो हो सकता है कि बीजेपी की ओर से रमा देवी जो पूर्व सांसद है या फिर उनकी पुत्री वहां से उम्मीदवार हो सकती है रमा देवी की। तो ये एक दूसरी संभावना है। अब आ जाइए राष्ट्रीय जनता दल में। राष्ट्रीय जनता दल में अबू तो जाना एक नाम है जिसको की टिकट मिलने की संभावना वहां से बनती है। दूसरा उम्मीदवार है वहां पर रितु जायसवाल। ठीक है, रितु जायसवाल आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में जो है लवली आनंद से मुकाबला हुआ था और काफी अच्छा टक्कर उन्होंने दिया लवली आनंद को। राजनीतिक प्रेक्षकों का अनुमान भी था कि अगर राष्ट्रीय जनता दल बिहार में अगर 2 सीटें भी जीतेगी तो उसमें एक शिवहर जीत सकती है। ठीक है, लेकिन वैसा हो नहीं सका। तो संभव है कि रितु जायसवाल भी शिवहर से जदयू की उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हो सकती है। तो उम्मीदवारी की जहां तक स्थिति है, और एक और विषय है कि अगर चेतन आनंद को ही जदयू से टिकट मिला और वो सीट जदयू के खाते में ही रही, तो अबू तो जाना के साथ साथ मोहम्मद सरफुद्दीन भी पाला बदल सकते हैं और जदयू छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होकर राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। एक और बात है, एक और विषय है शिवहर के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है शिवहर की सबसे बड़ी पहचान जो है वो रघुनाथ झा से है और सबसे लंबे समय तक
वहां पर रघुनाथ झा का कब्जा रहा उस विधानसभा सीट पर। ऐसा कहा जाता है कि शिवहर एक समय में रघुनाथ झा के इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। ठीक है, तो वो शिवहर, वहां से उनके पुत्र रघुनाथ झा के पुत्र अजीत झा, जो कि 2005 में वहां से चुनाव जीत भी चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। ठीक है, तो उनकी भी संभावना बनती है वहां से कि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जो है अजीत झा उम्मीदवार हो सकते हैं वहां से। ठीक है, तो ये सभी परिस्थितियां हैं। जब तक पार्टी, अब एक तो सबसे पहला है कि गठबंधन में किस दल के पास वो सीट जाएगी। अब जिस दल के पास जाएगी उनका उम्मीदवार कौन होगा, जब तक ये स्पष्ट नहीं हो तब तक कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रदीप जी, चेतन आनंद या फिर यूं कह ऋतु जायसवाल जैसे नामों से शिवहर की सीट भी एक हॉट सीट बन चुकी है। और चेतन आनंद आजकल आप देखिए जिस तरीके से वो आनंद मोहन की छत्र छाया में एक झटके में जदयू में आ जाते हैं और तेजस्वी यादव जो कि उनके पक्के यार कहलाते हैं उनको धोखा भी दे देते हैं। तो ऐसे में वो फिर से पारा बदल ले। राजनीति में आपने ठीक ही कहा कि कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और चुनाव से पहले अदला-बदली का खेल तो बहुत जोरों पे रहेगा। तो शिवहर सीट में भी ऐसे कई समीकरण देखने को मिल सकते हैं। प्रदीप जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे शिवहर के अगर जातिगत समीकरण की बात करें, क्योंकि बिहार में कोई भी चुनाव या कोई भी टिकट का बंटवारा बिना जातिगत समीकरण की कोई भी पार्टी करती ही नहीं है। ये सच्चाई है बिहार की राजनीति की। तो शिवहर में क्या आप देख पा रहे हैं? कौन-कौन सी जातियां यहाँ ज्यादा ताकतवर है? किनका वोट यहाँ असरदायक रहता है? निर्णायक वोट बैंक कौन सा है शिवहर का, जो जीत हार तय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? देखिए, अगर सबसे महत्वपूर्ण की बात करें अगर, तो दो वर्ग हैं। एक तो मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है वहां पर, दूसरा राजपूत। ठीक है, इन दो जातियों की संख्या है। इसके अलावा चूंकि शहरी सीट है तो वैश्य वर्ग का भी वोट है। और चौथा ब्राह्मण समुदाय का भी वहां पर अच्छा खासा मत है शिवहर में। ठीक है, तो ये चार प्रमुख जातियां हैं अर्पिता, जो कि चुनावी परिणाम को लगातार प्रभावित करती आ रही है। आप अगर गौर से देखेंगे तो प्रायः वहां से जितने भी अब तक जनप्रतिनिधि चुने गए हैं वो इन्हीं चार प्रमुख जातियों से ही रहे हैं। चाहे वो रघुनाथ झा और उनके पुत्र अजीत झा हो, चाहे वो आनंद मोहन चेतन आनंद या लवली आनंद रहे हो, या ठाकुर रत्नाकर रहे हो वहां से। ठीक है, या फिर आप कहेंगी तो मोहम्मद सरफुद्दीन रहे हो, या और जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी के सभी इन्हीं चार प्रमुख जातियों से रहे हैं, या तो जीते हैं या हारे हैं। प्रदीप जी, इन जातियों में अगर हम देखें तो आपने बताया कि मुस्लिम जो कि माना ये जाता है कि आरजेडी का वोटर है, राजपूत को माना जाता है बीजेपी का वोट, वैश्य वोट माना जाता है बीजेपी का, ब्राह्मणों का भी कहीं ना कहीं झुकाव भाजपा की तरफ ही दिखता है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा चेतन आनंद आरजेडी से वहां चुनाव जीते 2020 में। तो इस बार क्या लगता है, अब तो चेतन आनंद है भी जदयू की तरफ, तब तो अगर हम पार्टी के अनुसार देखें, मान लीजिए कि वहां महागठबंधन और एनडीए में मुकाबला होता है, आरजेडी या बीजेपी में मुकाबला होता है, या आरजेडी या जदयू में मुकाबला होता है, तो जातिगत समीकरण के अनुसार तो वहां कमजोर दिख रही है आरजेडी। क्या आपको लगता है कि 2020 में जो जातिगत समीकरण बैठ रहा था वो 2025 में बैठेगा या नहीं बैठेगा? क्या लगता है सर आपको? इसीलिए मैंने कहा ना कि आरजेडी प्रायः अभी तक जो उम्मीदवार देती रही है अर्पिता, उसमें अगर आप गौर से देखेंगी तो रघुनाथ झा अजीत झा मतलब ब्राह्मण समुदाय से रहे। उसके बाद देखिए अगर आप, तो वहां पर ठाकुर माने एक तरह से राजपूत जाति का उम्मीदवार आरजेडी ने दिया। पिछली बार भी चेतन आनंद थे वहां से उम्मीदवार। उसके अलावे आप देखेंगी तो वहां से जितने भी उम्मीदवार रहे हैं आरजेडी के, तो मुस्लिम या ब्राह्मण यही उम्मीदवार रहा है। और चूंकि लालू यादव, आप देखिए 2010 से पहले लालू यादव की पार्टी को केवल मुस्लिम यादव की ही पार्टी नहीं बल्कि कुछ अन्य पिछड़ी और दलित जातियों का भी वोट मिला करता था, जिस कारण से रघुनाथ झा भी चुनाव जीतते थे, अजीत झा भी चुनाव जीते, और यादवों का भी संख्या तो है ही वहां पर। तो MY+ जैसे जब रघुनाथ झा और अजीत झा लड़े तो वहां पर ब्राह्मण जुड़ गया उनके साथ। ठीक है, जब कभी राजपूत को टिकट दिया आरजेडी ने तो राजपूतों का वोट उनके साथ जुड़ा। तो इसी पर इस मैंने
देखिए, एक तो पार्टी का वोट है और दूसरा वोट होता है उम्मीदवार का। और विधानसभा चुनाव में अर्पिता उम्मीदवार की जाति का वोट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसी कारण से, मेरा बस आपसे इसीलिए बीच यही था, मेरा अगला सवाल यही था कि अगर हम शिवहर की बात करें, तो यहाँ जो चुनाव होता है विधानसभा चुनाव, ये वहाँ पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते आ रहे हैं, पिछले 2020 की बात कर ले, 15 की बात कर ले या 10 की बात कर ले, या फिर वहाँ जो कैंडिडेट होता है, जिस जाति का कैंडिडेट होता है, उस जाति को ही वोट जाता है? या फिर आपने जैसे देखा कि मुस्लिम को माना जाता है कि चलिए आरजेडी का वोट है, लेकिन अगर वहाँ कैंडिडेट आरजेडी मुस्लिम की जगह किसी और जाति के कैंडिडेट को खड़ा करती है, तब भी क्या मुस्लिम आरजेडी को ही देगा? और दूसरी तरफ बीजेपी मान लीजिए, माना जाता है कि बीजेपी के राजपूत वोटर है, लेकिन बीजेपी राजपूत की जगह किसी अन्य जाति को खड़ा कर देती है, तब क्या वो राजपूत बीजेपी को वोट देगा कि नहीं देगा? ये मैं आपसे समझना चाह रही थी कि वहाँ ज्यादा जातिगत फैक्टर मजबूत है या पार्टी का दम वहाँ ज्यादा दिखता है? नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन एक चीज आप याद रखिए कि 2014 से पहले का चुनाव और 2014 के बाद का चुनाव में अंतर है। 2014 से पहले जब कभी भी जनता दल यू किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देती थी किसी भी विधानसभा सीट पे, तो मुसलमानों का वोट उनको मिलता था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के युग की शुरुआत हुई देश के राजनीति में, उसके बाद से अगर जदयू बीजेपी के साथ जब कभी भी होती है, तो प्रायः मुसलमानों का वोट बहुत कम मिलता है, भले ही उम्मीदवार जदयू का मुसलमान ही क्यों ना हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए अब मुझे लगता है ऐसा है कि जदयू भी इस बार मुसलमान को उम्मीदवार बनाने से बचेगी। उतना ही नहीं, आरजेडी भी, मैंने जैसे रितु जायसवाल का नाम लिया ना, इसीलिए लिया कि आरजेडी भी वहां पर किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाने से परहेज करेगी। अर्पिता, आरजेडी भी चाहेगी कि रितु जायसवाल को उम्मीदवार बनाकर या किसी ठाकुर जाति के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाकर या फिर रघुनाथ झा के पुत्र अजीत झा को ही उम्मीदवार बनाकर आरजेडी एनडीए के वोट बैंक में तोड़े, ठीक है, सेंध लगाए, प्लस उसका जो माई समीकरण है, एमवाई के लोग उसके पीछे खड़े हो जाए। तो माई प्लस उम्मीदवार की जाति, और उम्मीदवार की जाति में 3 जातियां महत्वपूर्ण होगी वहां, ठाकुर, ब्राह्मण और फिर वैश्य। ठीक है, इन 3 में से किसी एक जाति का उम्मीदवार आरजेडी का होगा, तो आरजेडी मुकाबला करने में अच्छी स्थिति में होगी। आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि वहां पर माई के खिलाफ जो है गोलबंदी हो जाए, मुस्लिम यादव के खिलाफ गोलबंदी हो जाए, आरजेडी नहीं चाहेगी। जब तक मुस्लिम यादव के खिलाफ गोलबंदी होगी, तब तब आरजेडी उस सीट को किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाएगी। अर्पिता, बिल्कुल प्रदीप जी, आपने आरजेडी का तो सारा फैक्ट जो चेक किया करेक्ट ही लग रहा है, लेकिन अगर पेच फंसा हुआ है तो फंसा हुआ है जदयू और बीजेपी के बीच में। आपने हालांकि इसका जिक्र कर ही दिया है कि हो सकता है कि बीजेपी ने चूंकि शिवहर लोकसभा इस बार जदयू को गिफ्ट कर दी, तो इस बार बदले में बीजेपी शिवहर विधानसभा ले ले जदयू से। और अगर ऐसी स्थिति बनती है, तब जो कैंडिडेट सिलेक्शन की बात आएगी, उसमें आपने कहा कि रमा देवी का नाम भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि आजकल जिस तरह का हम मौसम देख रहे हैं नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में, कहीं कोई खींचतान की तस्वीर तो नहीं दिखेगी? फाइनल किसके पास सीट जाने की उम्मीद है, बीजेपी के पास या जदयू के पास? फाइनल आपको क्या लग रहा है, 19-20 क्या लग रहा है? देखिए अर्पिता, अभी तो टिकट बंटवारे में कुछ दिन का समय है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति इस ओर इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी लेड जो एनडीए है, ये भारतीय जनता पार्टी लेड नहीं है बिहार में, ये बिहार में नीतीश कुमार लेड एनडीए है। ठीक है, मतलब नीतीश कुमार ही फैसला करेंगे कि उस सीट को जदयू लड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और तीसरा एक और कौन है, नहीं, हाँ, एक और कौन है, अगर ज्यादा विवाद हुआ तो ये भी संभव है कि 3 और दल इस गठबंधन में है। हम है लोक जनशक्ति पार्टी है, चिराग पासवान, या फिर उपेंद्र कुशवाहा, किसी पार्टी को जा सकती है, और किसी भी इन तीनों में से किसी पार्टी से कोई दल बदलू आकर जो है उम्मीदवार बन सकता है। हो सकता है कि उम्मीदवार बीजेपी का ही हो, उम्मीदवार जदयू का ही हो,
लेकिन सिंबल जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का हो। ये भी संभव है कि चेतन आनंद ही जो है वो या तो हम के टिकट पे लड़ जाए या उपेंद्र कुशवाहा के सिंबल पे लड़ जाए या चिराग पासवान के सिंबल पे लड़ जाए। कुछ भी नहीं, संभव है चिराग आज की राजनीति। लड़ेंगे चेतन आनंद, क्योंकि पिछले दिनों उनके बीच जिस तरह की बहसबाजी हुई, जिस तरह की नोक-झोंक हुई, तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है और हमें लगता है कि वो अर्पिता, उनकी ऐसा कुछ ठाकुर नहीं है, वाली जो सुनिए ना। उनकी जो ठाकुर वाली ऐसा लड़ाई है, ऐसा मूछ की जो लड़ाई है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले तक अशोक चौधरी चिराग पासवान के खिलाफ किस प्रकार की बयानबाजी करते थे। आपको याद होगा कि चिराग पासवान का खुद का बयान था कि जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है, जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है, उन लोगों को हम किसी भी कीमत पर टिकट नहीं देंगे। और उन्होंने बीना देवी को टिकट दिया कि नहीं दिया? करेक्ट है। ठीक है। राजनीति में उसके ये बाद सच है उसके भाजपा। बाद और उदाहरण मैं बता रहा हूँ, और उदाहरण बता रहा हूँ। नीतीश कुमार के ही कैबिनेट के 2 मंत्री महेश्वर हजारी और अशोक चौधरी, एक का बेटा समस्तीपुर में लड़ रहा था, दूसरे की बेटी लड़ रही थी। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में दोनों मंत्री। और जब नीतीश कुमार समस्तीपुर में संभवी चौधरी का प्रचार करने गए तो उन्होंने क्या कहा सार्वजनिक रूप से मंच से कि चुनाव के बाद, अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, चुनाव के बाद जो है इनको हम देखेंगे। मतलब देखेंगे मतलब संकेत क्या दिया कि महेश्वर हजारी को हम कैबिनेट से बाहर करेंगे। कहां महेश्वर हजारी कैबिनेट से बाहर गए? तो ये सब राजनीति है। और राजनीति में राजनीति में सब ठीक रहता है, खाली जनता को बरगलाने के लिए मूंछ पर ताव देने की बयानबाजियां होती रहती हैं, लेकिन अंदर से सब जानते हैं कि मिलजुल कर ही हमको चलना है, कब किसकी थाली में खाना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, प्रदीप जी आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है कि शिवहर का जो मामला है, जो फंसा हुआ है, अंत में सभी राजनेता, सभी दल देखेंगे कि कहाँ किसको फायदा है, उसी अनुसार कैंडिडेट भी फाइनल होंगे और जातिगत समीकरण भी उसी अनुसार सेट हो जाएगा आगे जाके। प्रदीप जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शिवहर का आपने सारा डेटा, सारा समीकरण हमें समझाया है, हमारे दर्शकों तक पहुँचाया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत सटीक जानकारी उन तक ये पहुँची है। इसके अलावा भी आगे शिवहर में बहुत कुछ चलेगा। देखिए चुनाव का समय अब तो आ ही चुका है और जैसे-जैसे समय बढ़ेगा, क्या कुछ घटनाक्रम होगा शिवहर विधानसभा में, वो भी हम आपके माध्यम से ज़रूर दर्शकों तक पहुँचाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने बहुत के लिए, बहुत तमाम बातचीत के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया आप युवा भारत पर लगातार बने रहने के लिए। नमस्कार।